हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। व्हाट्स अप। सो गुड इवनिंग टू ऑल भाई, सभी को गुड इवनिंग है ना। मेरा नाम है अभिनीत सिंह और स्वागत है सभी का अड्डा 247 पे तहे दिल से गाइस। सो वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए फटाफट से आ जाइए सभी लोग। आज 2 मिनट थोड़ा लेट हो गया हूँ। देखिए यहाँ पे बाकी लोग आ चुके हैं। गुड इवनिंग अनुज, थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू सो मच अनुज, एवरीवन थैंक यू सो मच प्रखर। सो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत है सभी का तहे दिल से अड्डा 247 पे गाइस। गुड इवनिंग अजय, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए फटाफट से आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग श्वेता, गुड इवनिंग, कैसी हो, क्या हाल चाल है। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है सभी लोगों की, है ना। अच्छी चल रही है ना। आई होप सभी की बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। गुड इवनिंग अरविंद। तो देखिए पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आना है, पढ़ाई लिखाई एकदम जम के चलना चाहिए, है ना। बाकी सारी चीज़ें तो लाइफ में होती रहेंगी, चलती रहेंगी। गुड इवनिंग रितिका, कैसी हो। चलिए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग बचे हैं वो रास्ते में भूले भटके आ जाएंगे। एंड गाइज फटाफट से जो भी आपके कलीग्स है ग्रुप है वहाँ पे फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग जो है यहाँ पे जुड़ पाए। ओके लेट्स बिगिन। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपको लोगों के लिए लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी आंखों के सामने है और ये एसएससी जेईई बाकी एग्जाम्स में भी रिपीट हो चुका है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताइए क्या होगा। अगर जो है आप ट्रांसमिशन वोल्टेज है ना, ट्रांसमिशन वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं किससे, एन टाइम से, तो जो साइज ऑफ कंडक्टर है यानी कि जिससे आप पावर को भेज रहे हैं कहाँ पे, आपके घर पे, है ना, तो वहाँ पे उसमें क्या जो कमी है कंडक्टर के साइज में, कमी आएगी या फिर ज़्यादा आएगी। बताइए क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। गुड इवनिंग संदीप, गुड इवनिंग अभय, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज इंक्रीज बाय द एन टाइम्स, है ना। वोल्टेज जो है अगर मैं एन टाइम्स यहाँ पे बढ़ा देता हूँ तो देखो यहाँ पे साइज ऑफ कंडक्टर जो आर इजकल टू क्या होता है, आर इजकल टू होता है हमारे पास में रो एल बाय ए, है ना। अब ए ये क्या है आपका एरिया, है ना, और एरिया क्या होता है आपका नथिंग बट पाई आर स्क्वायर, और आर इजकल टू क्या होता है आपका हाफ ऑफ द डायामीटर, है ना, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे बेसिकली जो साइज ऑफ कंडक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा ना। सो लेट इट बी, यहाँ पे ए इजकल टू क्या ले लिया मैंने, के ले लिया है। सो दिस इज द के, क्या है आपका साइज ऑफ कंडक्टर। सो के इज योर साइज ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ से देखिए, अब इसको आप निकालेंगे कैसे। सो सिंपली एज वी नो, हमें पता है कि P इक्वल टू क्या होता है हमारा वी आई कॉस फाई, और हमारे जो लॉसेस होते हैं पी एल इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से इस इक्वेशन को यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तीनों इक्वेशन को, तो यहाँ से जो आपका आंसर निकलेगा, जो हमारा साइज ऑफ कंडक्टर के है, ये क्या निकलेगा आपका 1/v²। बाकी सारी वैल्यू को क्या मान लीजिए यहाँ पे p cos फाई, है ना, इसको कांस्टेंट ले लीजिए। तो साइज ऑफ कंडक्टर जो है वो क्या निकलेगा 1/v² निकलेगा। अब देखिए वोल्टेज क्या हो रहा है, n टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। अगर जो मेरा वोल्टेज है वो n टाइम्स इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो साइज ऑफ कंडक्टर जो k है वो क्या हो जाएगा 1/n² टाइम्स क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा रिड्यूस्ड बाय 1/n²। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है सभी को एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया है, डी ऑप्शन, बबीता, श्वेता, अभिषेक, अनुज, एवरीवन। चलिए नेक्स्ट है, अ वायर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एक्ट एज ए। जो वायर देखा है आपने, है ना, एक देखिए खंबा तो देखा होगा जिसपे गोल गोल लंबे लंबे जो वायर हैं वो आपके लटके हुए रहते हैं। सो दिस इज द ट्रांसमिशन टावर, और ये जो ट्रांसमिशन टावर है यहाँ पे आपने देखा होगा कि एट द टॉप ऑफ, है ना, यहाँ पे इस तरीके का एक जो वायर है वो आपका लटका हुआ रहता है। तो बताइए यहाँ पे जो वायर है इसको क्या बोलते हैं, और यहाँ पे क्या फंक्शन होता है इसका, बताइए फटाफट से। तो यहाँ पे अनुज ने ऑप्शन डी बताया है, प्रियंका और अभिषेक ने ऑप्शन डी बताया है, अजय ने भी ऑप्शन डी बताया है, हर्षुल, श्वेता, मनप्रीत, इन्होंने भी ऑप्शन डी बताया है, प्रियंका ने भी डी बताया है, श्वेता। तो यहाँ पे देखिए जो डी ऑप्शन है वो आपका ग्राउंड वायर है ना, एकदम बिल्कुल सही बताया है रितिका, बबीता। चलो यहाँ पे देखो, तो ये क्या है आपका ग्राउंड वायर, और ये जो ग्राउंड वायर होता है, ग्राउंड वायर ये किसका बना होता है, याद रखिएगा ग्राउंड वायर जो है आपका एक गैल्वनाइज्ड स्टील, तो यहाँ पे गैल्वनाइज्ड स्टील का मिलके बना होता है, ठीक है। और यहाँ से इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है ना, लाइटनिंग डिस्चार्ज को डाइवर्ट करने के लिए,
लाइटनिंग जो होता है, लाइटनिंग को डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो ग्राउंड वायर है इसको यूज़ किया जाता है सो दैट आपका यहाँ से जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको लाइटनिंग डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो सभी ने ऑप्शन एकदम सही बताया है, ऑलमोस्ट आपका डी इज़ द राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंडक्टर बाय मीन्स ऑफ विच द मेटल बॉडी ऑफ एन इक्विपमेंट और एन एप्लीकेशन इज कनेक्टेड टू द अर्थ इज नोन एज, बताइए क्या होगा, फटाफट से बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो आपका कंडक्टर है, मेटल बॉडी ऑफ एन इक्विपमेंट और एन एप्लीकेशन इज कनेक्टेड टू द अर्थ। देखिए आपने देखा होगा हमेशा कि कोई भी जैसे मेटल बॉडी, मान लीजिए यहाँ पे मशीन ड्राइव है आपका, है ना, एक पूरा यहाँ पे ड्राइव हमारा रखा हुआ है। अगर आपने कॉलेज वॉलेज में कहीं भी प्रैक्टिकल किया होगा तो देखा होगा, है ना। और यहाँ से मान लीजिए जो आपका स्टेटर है, आपका सप्लाई मीन्स है, ये आपकी पूरी जो ड्राइव है वो यहाँ पे रखी हुई है आपकी, ठीक है, सप्लाई। तो आपने देखा होगा कि यहाँ से जो पूरा सिस्टम है, यहाँ से एक हम क्या देते हैं, एक जो है ग्राउंड वायर देते हैं, है ना। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा कॉलेज में तो यहाँ पे हम एक तरीके की ग्राउंडिंग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी बॉडी होती है इसको हम अर्थ से हमेशा कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये किस लिए होता है, नथिंग बट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ से जो भी रेसिजुअल एनर्जी या फिर जो भी फॉल्ट अगर सिस्टम में होगा तो यहाँ से जो भी अबनॉर्मल करंट होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, आपका ग्राउंडिंग में चला जाएगा। तो हमेशा ग्राउंडिंग कनेक्ट करके रखते हैं और ये हमेशा कनेक्ट रखता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ठीक है, सो दैट यहाँ पे जो भी आपकी वर्किंग है, देखिए जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं भाई, जान माल का खतरा सबसे मतलब ऊपर होता है। इंसान एक बार गया था फिर लौट के नहीं आने का, तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपका अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर हमेशा देके रखा जाता है ना, कॉलेज वॉलेज में देखा होगा आपने। चलिए तो यहाँ पे वैसे ऑप्शन जो है सभी ने ऑप्शन सही बताया है, वेरी गुड, क्या बात है, मतलब आज आप लोग एकदम प्रो मूड में लग रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड इज सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड, तो देखिए एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड से आप क्या समझते हैं, तो नथिंग बट देखिए पावर फैक्टर या फिर वोल्टेज कंट्रोल या फिर रिएक्टिव पावर कंट्रोल, है ना, रिएक्टिव पावर कंट्रोल। ये हम देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कहाँ पे कर सकते हैं कंट्रोल, एक सेंडिंग एंड से कर सकते हैं, और दूसरा कहाँ पे कर सकते हैं, हम डायरेक्टली जो रिसीवर है रिसीविंग एंड से भी ये कर सकते हैं। ठीक है, रिसीविंग एंड। तो यहाँ पे जो सेंडिंग एंड का हमारे पास में मेथड होता है वो कौन सा होता है, एक्साइटिंग मेथड, है ना। एक्साइटेशन मेथड जो है हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, एक्साइटेशन मेथड। अब देखिए एक्साइटेशन मेथड में समस्या क्या आती है कि यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में यहाँ पे आपने एक्साइटेशन दिया है यहाँ पे, ठीक है, एक्साइटेशन दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे दो ड्राइव आपके जा रहे हैं, एक ये जा रहा है और दूसरा ये जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा लोड है आपका, यहाँ पे जो लोड है और एक लोड जो है आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान से समझना। अब मान लीजिए ये अनबैलेंस था, है ना, यहाँ पे ये अनबैलेंस था लेकिन ये हमारा बैलेंस था। अब लेकिन जब अगर एक्साइटेशन जो है आप यहाँ से बढ़ाओगे या घटाओगे तो यहाँ पे देखिए जो जनरेटर है, जनरेटर तो दोनों लाइन को सप्लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए ये अनबैलेंस है तो ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये बैलेंस में क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्रखर है, इसके घर की जो लाइट है वो एकदम खराब है, लेकिन यहाँ पे जो श्वेता है इसके घर की लाइट एकदम सही है। अब यहाँ पे आपने एक्साइटेशन यानी कि वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक्साइटेशन को कंट्रोल किया और यहाँ से फील्ड करंट की वैल्यू घटाई या फिर बढ़ाई। तो अब यहाँ से देखिए ये तो मतलब इसका घर तो बैलेंस था ना और इसके घर की लाइट अनबैलेंस थी, तो बैलेंस दोबारा से क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो जनरली हम जो सेंडिंग एंड मेथड जो है आपका यहाँ पे एक्साइटेशन मेथड प्रेफर नहीं करते हैं, बट स्टिल यहाँ पे जो आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज, पावर फैक्टर एंड एक्साइटेशन रिएक्टिव पावर कंट्रोल के लिए हम जो एक्साइटेशन मेथड है इसको प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा था, इसको याद रखिएगा ना, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ही कम लोगों ने आंसर बताया है। हाउएवर हर्षुल, दीपक, जयपाल, श्वेता, मनप्रीत, दीपक, बबीता, इन्होंने बिल्कुल सही ऑप्शन बताया है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज नॉट राइट आंसर, ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। इसको याद रखिए, काफी सही क्वेश्चन था। आगे बढ़िए, बंडल्ड कंडक्टर इन EHV, EHV का मतलब होता है गाइज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें बंडल्ड कंडक्टर क्यों यूज किए जाते हैं, बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से क्या होगा। अब वो तुम लोग आपस में देख लो किसको लाइट भेजनी है किसको लाइट नहीं भेजनी है ना। चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा, बंडल्ड कंडक्टर इन EHV ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम,
बताइए, प्रोवाइडेड क्या होगा, सॉरी प्रोवाइड इंक्रीज द कोरोना लॉसेज, डिक्रीज या फिर रिड्यूस द शंट लाइन कैपेसिटेंस या रिड्यूस द वोल्टेज ग्रेडियंट, क्या होगा बताइए। काफ़ी सही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विशु ने ऑप्शन डी बताया है, और अनुज ने ऑप्शन डी बताया, रितिका, हर्षुल इन्होंने भी ऑप्शन डी बताया है, दीपक, अजय, श्वेता इन सभी ने ऑप्शन डी बताया है। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज बंडल्ड कंडक्टर है ना, तो बंडल्ड कंडक्टर क्या होता है, तो बंडल्ड कंडक्टर इज नथिंग बट पावर फ्लोइंग थ्रू द मोर देन वन कंडक्टर है ना। तो यहाँ पे देखिए जो बंडल्ड कंडक्टर क्या होता है, तो नथिंग बट पावर फ्लोइंग थ्रू द मोर देन वन कंडक्टर, मतलब यहाँ पे एक जो कंडक्टर है वो किससे मिलकर बना होता है, सब कंडक्टर से मिलकर बना होता है, और यहाँ से जो हमारी पावर है वो ट्रांसमिट की जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो बंडल्ड कंडक्टर है आपका, बंडल्ड कंडक्टर में जो GMR होता है यानी कि इफेक्टिव रेडियस, GMR हमारा क्या होता है, इंक्रीज किया जाता है आपका, ठीक है। तो अगर GMR यानी कि इफेक्टिव रेडियस हमारा इंक्रीज होगा तो जो इंडक्टेंस है लाइन का ये कम होगा, और लाइन कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होता है, हैंस जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज। बट देखिए यहाँ पे जो हमारा बंडल कंडक्टर है इसका जो प्राइमरी रीजन होता है वो क्या होता है, टू रिड्यूस द कोरोना लॉसेस है ना। प्राइमरी रीजन क्या होता है इसका, कोरोना लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। सो इसको याद रखेंगे, ये क्या है आपका प्राइमरी रीजन होता है ना। प्राइमरी रीजन क्या होता है बंडल कंडक्टर का, टू रिड्यूस द कोरोना लॉसेस। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपको कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो साथ साथ में देखिए जब इफेक्टिव GMR हमारा इंक्रीज होता है, लाइन का इंडक्टेंस कम होता है, तो जो लाइन का वोल्टेज ग्रेडियंट होता है ये भी क्या होता है हमारा डिक्रीज होता है, सो दैट जो आपकी स्टेबिलिटी है क्या होती है हमारी इंक्रीज होती है। तो लाइन का जो वोल्टेज ग्रेडियंट कल देखा भी था केबल के केस में है ना, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ग्रेडियंट है इसको भी क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। चलो आगे बढ़ो। वेल्डिंग इज इंजूरियस टू आई बिकॉज ऑफ, अच्छा वेल्डिंग भैया आंखों के लिए क्यों खतरनाक होता है बताओ, क्या हो गया प्रखर, ऐसी शकल हो गई है क्या आजकल पढ़ पढ़ के, मोहित लगता है तो मुझसे भी मतलब आगे चले गए हो। चलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ राइट ऑप्शन बताइए। जो आपकी वेल्डिंग है, वेल्डिंग जो है आंखों के लिए क्यों इंजूरियस होती है, बताइए फटाफट से क्या होगा। यहाँ पे जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग क्यों आपकी इंजूरियस होती है, तो देखो जब आप वेल्डिंग करते हैं ना, सो मान लीजिए वेल्डिंग में हम करते क्या है, दो बेसिकली जो जॉइंट हैं, जो हमारे जॉइंट हैं उसको एडजॉइन करते हैं ना। तो जब यहाँ पे I²R लॉसेस होते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड यहाँ पे है ना इस तरीके से जो वेल्डिंग्स है वो की जाती है ना, वेल्डिंग। तो यहाँ पे देखिए कुछ लाइट्स होते हैं, वो जो लाइट्स हमारे एमिट्स होते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे कुछ आपकी जो लाइट्स हैं, लाइट्स आपको एमिट्स होते हुए दिखाई देते होंगे है ना। तो यहाँ पे जो लाइट्स होते हैं वो दोनों ही होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दोनों ही होते हैं, और आपको पता है कि दोनों ही हमारे लिए क्या है, इंजूरियस है। तो दोनों ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, यानी कि बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। द हाईएस्ट ट्रांसमिशन AC वोल्टेज इन इंडिया, इंडिया का जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो कितना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जनरेटिंग वोल्टेज है ना, तो दोनों ही बता देता हूँ। यहाँ पे जो जनरेटिंग वोल्टेज है, इन जनरली जनरेटिंग वोल्टेज जनरली हम कितना करते हैं, 11 kV करते हैं, ठीक है। 11 kV जनरली करते हैं, ठीक है। सो वैसे कहाँ तक कर सकते हैं, 33 तक कर सकते हैं, सो हाईएस्ट ये होगा, लेकिन इन जनरली 11 ही करते हैं। दूसरा हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज। अब देखिए जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है आपका, ट्रांसमिशन वोल्टेज है ना, तो जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है, ट्रांसमिशन वोल्टेज हमारा दो के लिए किया जाता है, AC एज वेल एज DC। तो DC के लिए कितना होता है, ±500 kV, और यहाँ पे AC के लिए कितना होता है, 765 kV। लेकिन ये इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो जब ऑप्शन नहीं दे रखा है तो इनमें से जो हायर वोल्टेज है उस पर जाना चाहिए ना। लेकिन आप कहेंगे सर ये इतना नहीं होता है, इतना तो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होता है ना। इवन जो चाइना है, चाइना में आई थिंक शायद जो 1000 kV पे या फिर है ना इस पे किया जाता है, मतलब मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना। लेकिन इंडिया में अभी जो है आपका 7 कितना है, 765 ही हाईएस्ट है, इसके आगे भी काम चल रहा है। तो यहाँ पे किस में जाएंगे, ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी के साथ में आप लोग जाएंगे। हाउएवर आप लोग एकदम आज गर्दा उड़ा रहे हैं ना, सभी एकदम सही आंसर बता रहे हैं। चलो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाय केबल इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द लेंथ ऑफ लाइन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन
क्या क्या लिखा है यहाँ पे, साफ साफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ना, नॉट पावर ट्रांसमिशन, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बताइए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है विद द हेल्प ऑफ केबल हम कितना करते हैं। वीरेंद्र नहीं, ये किसने कहा कि एसएससी का क्वेश्चन छोड़ दिया भाई, नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो, बीच में कहाँ छोड़ा है, दोनों के लिए आपका, इसमें पीवाईक्यू और प्लस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो दोनों ही शामिल है आपके, यहाँ पे सिर्फ मर्ज कर दिया गया है ना कि छोड़ा गया है। जब तक आपका एसएससी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा ना, बने रहिए चैनल के साथ में, जब आप पेपर देंगे तब आपको रियलाइज होगा इंपॉर्टेंट सेशन के, ठीक है। चलिए नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं ना, बिना डेट के साथ में फोटो अपलोड कर दिया, उससे कोई रिजेक्ट विजेक्ट तो नहीं होगा, उसकी चिंता ना करें। तो यहाँ पे देखिए कुंदन ने ऑप्शन ए बताया है, जयपाल, वर्षा, रितिका ऑप्शन सी बता रही है, यहाँ पे नेहा ने ऑप्शन सी बताया है। तो देखिए यहाँ पे अच्छा लेस देन 50 किलोमीटर, ये तो एकदम घनघोर तरीके से गलत है आपका। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका, जनरली जो आपका केबल से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, केबल है ना, जनरली केबल का डिस्ट्रीब्यूशन है 10 किलोमीटर्स तक के लिए, लेस देन है ना, लेस देन 10 किलोमीटर के लिए प्रेफर किया जाता है, इससे ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट बहुत इंक्रीज़ होती है। अगर सेम अमाउंट ऑफ पावर एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और अंडरग्राउंड केबल से करते हैं तो केबल का कंस्ट्रक्शन से लेके लेइंग तक जितनी भी कॉस्ट होती है वो एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो जनरली लेस देन 10 किलोमीटर के लिए प्रेफर किया जाता है। चलिए अगला बताइए यहाँ पे क्या होगा, और ये यहाँ पे मेगा ओम है, मेगा ओम है ना, मेगा ओम। चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा यहाँ पे, बिट फास्ट सभी लोग बताएंगे फटाफट से। और यार गाइस देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं ना, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। मतलब अगर जब तक मैं कहता नहीं तब तक लाइक नहीं करते हो, अच्छी बात नहीं। चलो बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पे। तो देखिए लीकेज रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में चले गए होंगे कि सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस तो पढ़ा था लेकिन ये लीकेज रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा। अच्छा बाबा हमको एक बात बताओ, थैंक यू सो मच वीरेंद्र, हमको एक बात बताइए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस और यहाँ पे लीकेज रेजिस्टेंस। तो देखो ये हमारा केबल हो गया, ओके, ये केबल कंडक्टर है और केबल में जो कंडक्टर है यहाँ में करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, यू गाइस जस्ट लव डेटा, कि अंतर क्या होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस में और यहाँ पे नॉर्मल कंडक्टर रेजिस्टेंस में, ठीक है। देखो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस समझना। तो यहाँ पे मान लीजिए कंडक्टर है आपका और इसका ये रेजिस्टेंस है, जैसे आपने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया, यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो करंट के अपोजिशन में जो यहाँ पे हमारा रजिस्टर है, अपोजिशन जो क्रिएट करता है वो क्या होता है आपका कंडक्टर रेजिस्टेंस होता है। एंड कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाय A होता है ना। तो ये क्या हमारा कंडक्टर रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब देखिए केबल में जैसे यहाँ से हमारा करंट फ्लो हुआ, तो जैसे यहाँ पे करंट फ्लो हुआ केबल में, ओके, तो करंट फ्लो हुआ हमारा केबल में, तो एक तो केबल का जो रेजिस्टेंस होगा R, ये यहाँ से करंट का फ्लो होगा, इसमें क्या करेगा अपोजिशन क्रिएट करेगा, है ना, अपोज करेगा इसका। दूसरा यहाँ पे देखिए जो आपका शीट है, आपका ये जो शीट है और शीट, और दूसरा यहाँ पे नीचे क्या होगा आपका, शीट के नीचे क्या होगा आपका ग्राउंड होगा कि नहीं होगा, है ना। सो यहाँ पे ये क्या मिलेगा आपको, ग्राउंड मिलेगा। तो अब यहाँ से देखिए कंडक्टर की जो शीट है आपकी यहाँ पे और यहाँ पे ग्राउंड के बीच में जो आपका लीकेज करंट होगा आपका, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे है ना अर्थ कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, एक जो लीकेज करंट है वो आपका लीक करता है, जिसे क्या बोलता हूँ मैं, लीकेज करंट बोलता हूँ। अब ये जो लीकेज करंट है ना, ये जो लीकेज करंट है, इस लीकेज करंट का जो अपोज करता है उसे क्या बोला जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोला जाता है। समझ में आया, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस काफी अच्छा था, इसको याद रखिएगा। आई होप यू गाइस जस्ट लव डेटा। तो क्लियर हो गया कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है और इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है। आज तक सिर्फ पढ़ते आए होंगे कि सर इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो केबल है उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द लाइन। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस भी पता होना चाहिए। मान लीजिए कभी किसी ने पूछ दिया तो कि कंडक्टर रेजिस्टेंस और इंसुलेशन रेजिस्टेंस में क्या आपका डिफरेंस होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका मैं डेरिवेशन निकालूं तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस या फिर लीकेज रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन। तो यहाँ पे जो न्यू वैल्यू है दैट इज द R2I, ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितना 1 मेगा ओम किसके लिए दे रखा है, 50 किलोमीटर के लिए, 100 के लिए ना, डबल कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो नथिंग बट 0.5 मेगा ओम। सो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मजा आया या नहीं आया,
एवरीवन, मज़ा आया? पैसा बस आई थिंक डेटा वसूल हुआ कि नहीं हुआ? आपका डेटा ही खत्म होता होगा ना, पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा गाइस कि क्या होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस और क्या होता है आपका कंडक्टर रेजिस्टेंस। ऐसे पॉइंट्स जो आपको ऐसा लगे कि नए हैं, ऐसे पॉइंट्स है ना, उनको आप क्या करेंगे, अपनी जो पुस्तक है पुस्तक में क्या करोगे, नोट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ में देवाशीष और आशीष, वर्षा, श्वेता, दीपक, देवेंद्र, मनप्रीत एकदम धमाकेदार तरीके से गर्दा उड़ा रहे हैं। रितिका, चलिए आगे आंसर बताइए क्या है। विच इंसुलेशन इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर द कवरिंग वायर और केबल इंटरनल वायरिंग, यानी कि जो कौन सा इंसुलेशन है वो आपका मोस्ट वाइडली, वैसे तो सभी इंसुलेशन ही दे रखे हैं ना, लेकिन इन पे जो केबल होता है हमारा है ना, आप देखते हैं ना केबल में इंसुलेशन सबसे पहले कंडक्टर वायर के बाद इंसुलेशन दिया जाता है। तो केबल के केस में कौन सा इंसुलेशन जनरली प्रेफर किया जाता है, बताइए फटाफट से बताइए। कंजूस लोग हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, जब नौकरी लग जाएगी ना तब सब कंजूसी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आरती, विशु, कुंदन और नेहा, कुंदन, इन्होंने जो है ऑप्शन जो है क्या बताया है, ऑप्शन डी बताया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही है आपका, है ना। तो जनरली हमारा जो पीवीसी होता है, पीवीसी बोले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपको पता ही होगा। तो यहाँ से जनरली ये जो केबल है, केबल की कवरिंग में सबसे ज़्यादा पीवीसी यूज़ किया जाता है। शब्द क्या लिखा है यहाँ पे, मोस्ट वाइडली, है ना, मोस्ट वाइडली। वैसे तो आप ये बाकी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे पीवीसी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरिंग प्रेफर्ड फॉर द वर्कशॉप लाइटनिंग। यहाँ पे देखिए डिफरेंट आपके जो वायरिंग सिस्टम है ना, आपने देखा होगा कि डिफरेंट हमारी वायरिंग होती है। तो इंडस्ट्री हो गया, हाउस होल्ड लोड हो गया, आपके कोई भी सिस्टम हो गया, तो डिफरेंट वायरिंग जो है वो प्रेफर की जाती है। तो देखिए जो यूनिवर्सली यहाँ पे जो वर्कशॉप या फिर हाउसिंग में जो वायरिंग हमारी प्रेफर की जाती है वो कौन सी की जाती है, आपकी कॉन्क्रीट जो कंडक्ट वायरिंग है आपकी, ये प्रेफर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक्स क्वेश्चन जो है एक आध पूछ लिए जाते हैं आपके जो यूटिलाइजेशन है आपका, है ना, यूटिलाइजेशन से बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो समटाइम्स क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो यूटिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा आगे मतलब उस पर पीएचडी करने का ज़रूरत नहीं है, उसका जो बेसिक सब वो देख लीजिएगा। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, वो आपने बन जाना चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं रोहित, डिप्लोमा वाले बिल्कुल जो है आपका यहाँ पे उसकी एसएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, है ना, ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते। चलिए आई कांट अंडरस्टैंड, जस्ट किडिंग। क्या सर सभी को एक्सप्लेन कर दो, क्या एक्सप्लेन करना है। चलो यहाँ से फटाफट से, पता नहीं यार तुम लोग आपस में क्या मतलब करते रहते हो पंचायत, है ना यार। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए तो बनाया, वहाँ पे देखो चैट ग्रुप है ना, चैट ग्रुप ज्वाइन करो और फिर जितनी मर्जी हुआ करे उतनी बातें किया करो। अभी 1 घंटे में बस पंचायत करोगे ना, स्टॉप करो यहीं पे, चलो क्वेश्चन करो सभी लोग। तो यहाँ पे जो सप्लायर फ्यूज विच इज प्रोवाइडेड इन अ डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सप्लायर फ्यूज, है ना। तो ये जो सप्लायर फ्यूज होते हैं, दे प्रोवाइडेड बाय सप्लायर कंपनी, दे प्रोवाइडेड बाय सप्लाई कंपनी, है ना, जो आपकी सप्लाई कंपनी होती है। तो जो आपके घर में भैया लाइट वहाँ पे सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड बाय द सप्लाई कंपनी। और ये कहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं, यहाँ से सबसे पहले क्या लगा होता है आपके घर के बाहर, मीटर, और मीटर के बाद जस्ट बाद, है ना, यहाँ पे जो सप्लायर फ्यूज है ये आपका कनेक्ट होता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, जस्ट आफ्टर द एनर्जी मीटर, जस्ट आफ्टर द एनर्जी मीटर। और ये जो फीस है ये कौन प्रोवाइड करता है, जो आपकी सप्लायर कंपनी है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ISI, है ना। तो यहाँ पे ISI, the maximum number of points light fan socket outlet that can be connected in one sub circuit। तो देखिए आपको एक सर्किट होता है, उसके बाद में क्या होते हैं, नंबर ऑफ सब सर्किट्स होते हैं ना। अब जो अरे रोहित यार भाई क्यों, मतलब समझ में नहीं आएगा। अब जैसे मान लो आप
थर्ड सेमेस्टर में हो और थर्ड सेमेस्टर में आपके पास में नेटवर्क है ना, तो जो नेटवर्क है, नेटवर्क के साथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। देखो नेटवर्क में से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ना। ये तो आपके पास में एक प्लस पॉइंट होता है कि आप यहाँ से जो तैयारी है वो मतलब डिग्री डिप्लोमा के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके पास में प्लस पॉइंट है ये तो, है ना। राजेश देखो यार, अभी तक तो जो एमपी सब इंजीनियर है उसमें ये समस्या तो आ रही है सबको, है ना, कि जो बाहर वाले वो अलाउड नहीं हो पा रहे हैं। अभी देखो इस पे केस वेस होगा, है ना, तो केस वेस पक्का होगा, उसके बाद में देखिए फिर क्या होता है। चलो यहाँ पे तो नेक्स्ट देखिए आप यहाँ से जो ISI है आपका, तो अकॉर्डिंग टू देखिए यहाँ पे जो रूल है हमारा कितना होता है आपका ±6% मैक्सिमम वेरिएशन जो हमारा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो कनेक्शन है वो कितने होते हैं देखिए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सब कनेक्शन होते हैं वो आपके 10 होते हैं ना। फैन सॉकेट आउटलेट जो है आपका जो सब सर्किट होता है उसमें कितने अलाउडेड होते हैं आपके, मैक्सिमम 10 अलाउड होते हैं, 10 से ज़्यादा आप अलाउड नहीं कर सकते हो। चलो आगे बढ़िए फटाफट से। हाँ मुकेश यार, सारे सब्जेक्ट लिए जाएंगे, पहले यहाँ पे जो मिल रहा है यार उसमें तो एंजॉय कीजिएगा। आप लोगों की पता है सबसे बड़ी समस्या यही है कि अभी ये पढ़ा रहे तो सर इसके बाद में ये पढ़ा देना, सर उसके बाद में ये करा देना। अरे भाई रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव राइट नाउ, जो हम पढ़ रहे हैं उस पर तो एटलीस्ट फोकस कीजिएगा। आई नो ईच एंड एवरीथिंग कि किस तरीके से आपको इन करना है, किस तरीके से आउट करना है ना, तो जो है फिलहाल उस पर फोकस कीजिएगा। चलिए हाँ बिल्कुल, RRB JEE की उम्मीद है। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन 3 पिन प्लग, जो आपका 3 पिन प्लग होता है ना दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो जनरली आपने देखा तो सभी ने होगा कि जो 3 पिन प्लग है ना, ऐसे बोर्ड में है ना, ऐसे जब उसमें 2 पिन होता है ना तो कहते हैं अरे सर इसमें तो 2 ही पिन है ना, उसको ऐसे ज़बरदस्ती घुसेड़ते हो। तो वहाँ पे देखो जो कोई भी जैसे हमारा प्लग है, ये प्लग है ना, और यहाँ पे आपकी 3 पिन है आपकी, ठीक है, ये आपके 3 पिन है। और जो तीसरा वाला होता है वो क्या होता है आपका, काफ़ी थिक होता है और यहाँ पे काफ़ी ये लॉन्ग होता है आपका, ठीक है। वाइल ये दोनों पिन्स क्या होते हैं आपके, काफ़ी छोटे होते हैं। तो देखिए जो थर्ड पिन है आपका, ये क्या प्रोवाइड कराता है, ग्राउंडिंग आपको प्रोवाइड कराता है। वाई आपने देखा होगा ना, ये आपका लॉन्ग होता है और आपका थिक भी होता है। तो जब देखिए यहाँ पे जैसे जो बोर्ड है आप, है ना, बोर्ड के अंदर इस प्लग को इंसर्ट करेंगे, बोर्ड के अंदर जब ये जो प्लग है ये इंसर्ट होता है, तो जो थर्ड पिन है वो सबसे जल्दी एंटर करता है ना। इट मीन्स दैट अगर सर्किट में कोई भी फॉल्ट है तो यहाँ पे ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, सो दैट आपका जो फॉल्ट है फॉल्ट होने से बच जाएगा, या फिर जो आपको करंट लगने वाला था, झटका लगने वाला था, उससे आप बच जाएंगे। इसीलिए जो थर्ड पिन है वो हमारी प्रोवाइड की जाती है, समझे। और जो थर्ड पिन है तो अब तो ऑप्शन तो बता ही दोगे। सो 2 पिन्स आर द सेम साइज बट थर्ड इज अ थिकर एंड लॉन्गर, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये तो मतलब कॉमन सेंस की चीज से बता ही दोगे। ऐसा होता क्यों है ये हमें पता होना चाहिए कि जो थर्ड पेन है वो आखिर में प्रोवाइड ही क्यों की जाती है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में खूब पूछ लिए जाते हैं, तो पता होना चाहिए कि किस लिए होता है। तो ग्राउंडिंग के लिए यहाँ पे जो थर्ड पिन है वो हमारी प्रोवाइड की जाती है ना, सो दैट आपकी जो जान माल है ना, यानी कि आपकी जान काफ़ी कीमती है भैया ना, तो यहाँ पे बाकी या फिर झटका लगने से या फिर जो सर्कुलेटिंग करंट आपका जो बॉडी हमारी मोटर की बॉडी या फिर कोई भी हमारा इक्विपमेंट है उसकी जो बॉडी उसमें से सर्कुलेटिंग करंट हमारा फ्लो ना हो पाए, इसीलिए जनरली इसको लॉन्ग रखा जाता है कि ये सबसे पहले एंटर करेगा। तो क्या होगा आपका, अगर कोई भी फॉल्ट है वहाँ से तो ग्राउंडिंग प्रोवाइड करेगा, हेंस फॉल्ट को एलिमिनेट किया जा सकता है। आगे बढ़ो। द डोमेस्टिक लोड दैट हैज यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि ऐसा कौन सा डोमेस्टिक लोड है जिसका पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, यूनिटी होता है, बताइए यहाँ पे। चलिए चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा यहाँ पे, द डोमेस्टिक लोड दैट हैज अ यूनिटी पावर फैक्टर। तो श्वेता ने ऑप्शन डी बताया है, और हर्षुल, कुंदन, अजय, रितिका इन्होंने ऑप्शन डी बताया, नेहा, दीपक। चलो देखिए यहाँ पे गाइस क्या होगा। सो फिलामेंट लैंप है ना, बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ये जो फिलामेंट है ये कैसा होता है आपका, प्योरली रेजिस्टिव होता है ना। अब प्योरली रेजिस्टिव होगा तो प्योरली रेजिस्टिव होगा तभी क्या होगा आपका यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस के केस में आपको पता है कि जो पावर फैक्टर है यानी कि वोल्टेज और करंट कहाँ पे होते हैं, हमारे सेम लाइन पे होते हैं। इट मीन्स दैट आपका जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है, हमारा यूनिटी पावर फैक्टर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी किसी में आपको देखिए प्योरली रेजिस्टिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो जो फिलामेंट लैंप होते हैं
इसमें आपको जो है यूनिटी पावर फैक्टर देखने को मिलेगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड गाइज यार फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हैं, देखिए एटलीस्ट आपके जो लाइक्स हैं यार वो लाइव से ज़्यादा होने चाहिए। तो फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से गाइज दोस्तों इसको सेशन को लाइक कर दीजिए अगर मज़ा आ रहा हो तो, नहीं तो एंजॉय कीजिएगा पिक्चर, है ना। चलो तो यहाँ पे सभी लोगों ने सही ऑप्शन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दीजिए। डाइलेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक जो लॉसेस है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के बारे में पूछा जा रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखिए अच्छा ठीक सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। तो ये जो केबल है हमारा, केबल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है केबल का, है ना। तो दिस इज योर इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर इंसुलेशन कैपेसिटेंस। अब देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर आ गया, तो जहाँ भी कैपेसिटर आया वहाँ पे क्या आ जाता है आपका इंसुलेशन कैपेसिटेंस, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस आपके होने ही होने। तो यहाँ पे देखिए जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हैं दे आर गिवन बाय द VPH स्क्वायर इंटू ओमेगा C इंटू 10 डेल्टा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। अब देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो गया 2πf। हैंस यहाँ से जो हमारे लॉसेस हैं वो फ्रिक्वेंसी के क्या आ गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए। सो डाइलेक्ट्रिक लॉस आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इसको याद रखिए, इस वाले फॉर्मूले को काफ़ी बार जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है ना। तो जो यहाँ से tan डेल्टा क्या होता है आपका, नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक लॉस टेंजेंट एंगल या फिर आपका tan डेल्टा। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा। कई बार देखिए इस बार जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ तो उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था कि जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको भी याद रखिए कि जो केबल है, केबल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखिए पैरेलल आरसी सर्किट, और आरसी केस के सर्किट में पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा आपका, लीडिंग पावर फैक्टर। तो देखिए कल आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन बताया हुई था इस टाइप का कि जो केबल ही एक ऐसा मतलब हमारा पैरामीटर है जिसमें पावर फैक्टर हमेशा कैसा होता है आपका, लीडिंग पावर फैक्टर। तो केबल हमेशा कहां पे ऑपरेट होता है गाइस, आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होता है। देख सकते हैं यहां से आरसी सर्किट है ना। चलो गर्दा उड़ गया, आगे बढ़ी। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। तो लिखने से नहीं रघुराज, इफ यू आर MP देन एलिजिबल। बताइए फटाफट से क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट। तो देखो यहाँ पे जो सर्किट है, सर्किट की एक्टिव पावर बोले तो P यानी कि रियल पावर कितना दे रखा है 60 वाट, और जो रिएक्टिव पावर है कितना दे रखा है 80 VAR, है ना, ये दे रखा है। सो दिस इज और 80 VAR। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, हमारा जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर आपसे पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा यहाँ से पावर फैक्टर, cos फाई क्या होगा फटाफट से बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे सभी लोग आंसर कर रहे हैं। रितिका ने ऑप्शन बी बताया है, श्वेता ने सी बताया, वर्षा, प्रियंका, आरती, सभी लोग जो है ऑप्शन सी बता रहे हैं, यानी कि 0.6 लगेंगे ना। आज लगता है आप सबके सब बड़े फॉर्म में चल रहा है। क्या सेंचुरी मारोगे क्या आज, है ना, एकदम सचिन की तरह है ना कि आज भैया सेंचुरी मार के ही जाना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही ऑप्शन बताया है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं पावर ट्रायंगल, ये रहा हमारा पावर ट्रायंगल, है ना। सो ये हमारी कौन सी पावर है, रियल, और ये रिएक्टिव, ये टोटल पावर है अपेरेंट S। तो cos फाई यहाँ से हमारा क्या निकलता है, cos फाई इज नथिंग बट P अपॉन S, और S क्या है हमारा टोटल पावर, दैट इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। तो नथिंग बट S की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, दोनों को यहाँ पे रख दीजिएगा। पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ो। द रेटेड वोल्टेज ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम इज गिवन बाय। तो आई थिंक इसका तो कोई भी आंसर गलत नहीं बताएगा। अगर जिसने भी इसका आंसर गलत बताया ना वो गया काम से। यहाँ पे आई थिंक मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि जब से मैंने शायद पढ़ाना स्टार्ट किया होगा तब से बता रहा हूँ कि जो पावर सिस्टम का जो गिवन वोल्टेज होता है वो कैसा होता है। बताइए चलो फटाफट से, यहाँ पे फटाफट से बताइए। द रेटेड वोल्टेज ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम क्या होता है। अरे प्रखर अभी मुक्के खाओगे तुम, हाँ चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। यहाँ पे जो रेटेड वोल्टेज होता है पावर सिस्टम का वो क्या होता है, सभी लोग एकदम सही बताएंगे, है ना। और अगर कोई भी मुझे ऐसा पकड़ में आ गया ना मुर्गा, वो ही गया काम से।
और यहाँ पे ये देखो, ये देखो, वाह शाबाश, क्या बात है यार। यहाँ पे मैं तो एक की तलाश कर रहा था, ना जाने कितने लोग हैं यहाँ पे दिखाई दे गए मुझे। क्या करूँ मैं तुम लोगों का, है ना। मतलब ये आरएमएस फेज वोल्टेज मैंने कब बताया कि आरएमएस फेज वोल्टेज है ना, कब बताया। मतलब यार दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए कसम से, सच में यार, मतलब अंदर से एकदम यार अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। यहाँ से ना ये जो लल्लू क्वेश्चन था लॉलीपॉप टाइप, इसका भी आंसर आपने गलत बताया, और मैंने बताया कि अगर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर गलत बताते हो तो क्या हो जाओगे, सीधा एग्जाम से आउट हो जाओगे, है ना। बच्चे को पता है कि जब वो पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है तो गिवन पावर सिस्टम वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज, है ना। इट इज़ नेवर फेज वोल्टेज, हमेशा क्या दिया जाता है, हमेशा लाइन वोल्टेज दिया जाता है। तो जो रेटिंग होती है पावर सिस्टम की, यहाँ पे पावर सिस्टम ये क्या होता है, आरएमएस लाइन टू लाइन। चलो क्या कर सकते हैं ना, अभी यहीं ऑफलाइन क्लास में होते तो बढ़िया, फिर मुक्के मारने को मिलते हैं ना, तब अकल ठिकाने आती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब द फंक्शन ऑफ चॉक इज प्राइमरी टू। क्या फंक्शन होता है, देखिए आपका जो फ्लोरोसेंट है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपका जो चौक कोयल है वो आपका लगा रहता है ना, तो यहाँ पे देखिए जो चौक कोयल है आपका, इसका क्या फंक्शन होता है, प्राइमरी। ये क्या करता है, डिस्चार्ज ऑफ आयंस, डिस्चार्ज ऑफ आयंस, ये जो आयंस होते हैं आयंस को डिस्चार्ज करता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनिशिएट द डिस्चार्ज। इट ऑल्सो प्रोवाइड द, जो आपकी प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट गाइस देखिए, यहाँ से अगर आप एमपी सब इंजीनियर या फिर एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्पेशली एमपी सब इंजीनियर, तो एमपी सब इंजीनियर्स का अगर आप यहाँ से कोर्स बाय करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए प्री रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए गए हैं, टेक और नॉन टेक के, टेक प्लस नॉन टेक, जिसमें आपका स्पेशली एमपी का जीके भी शामिल है विद, है ना। जो स्पेशल जो एमपी जीके है ये भी इसमें बहुत अच्छे से शामिल किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आने एमपी जीके में से। तो यहाँ पे देखिए, और लाइव क्लासेस तो देखिए आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो जितना लाइव में कवर होता है वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पे देखिए टाइम कम है, तो इसीलिए आपको जो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आपको दिए गए हैं। अगर आप यहाँ से ओनली नॉन टेक लेना चाहते हैं तो ओनली जो नॉन टेक है ये भी अवेलेबल है, ठीक है। सिमिलरली एसएससी जेईई का टेक या फिर नॉन टेक भी आपका अलग अलग अवेलेबल है। और यहाँ से देखिए, अगर दोनों एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जेईई एज वेल एज एमपी सब इंजीनियर, तो गाइज यहाँ से जो महापैक है ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है। और यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना है वो Y433। अब देखिए जितने भी कोर्सेस है ना, यहाँ पे जितने भी कोर्सेस होते हैं, ऑल कोर्स, सारे के सारे जो कोर्सेस हैं वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रिकल महापैक के अंदर। मींस यानी कि 1 साल की जो वैलिडिटी आपको मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी में जितने भी यहाँ पे कोर्स लॉन्च किए जाएंगे, सारे के सारे जो कोर्स है वो आपको एक्सेस दे दिया जाता है। प्लस यहाँ पे देखिए जो आपका टेस्ट सीरीज होता है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज है ये आपको रहता है, प्लस जो ई बुक्स हैं, ई बुक्स जो है आपकी महापैक के अंदर, ये सारी जो फीचर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल होते हैं आपके, है ना। तो अब देखिए बार बार पैसा खर्च करने से अच्छा अब यहाँ पे इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये में, है ना। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से महापैक लेके एक जो कॉम्बो है वो आप ले सकते हैं और जो इफेक्टिव प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट और गाइडेंस के लिए जो कोड यूज़ करना है वो Y433 ही यूज़ करना है, कोई भी दूसरा कोड गलती से भी यूज नहीं करना है, सिर्फ Y433, है ना। अगर आपको लगता है कि नीड है तो एक बार पढ़ के देखिएगा, मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, आपके टिप पर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन अ इंडक्टर, जो हमारा इंडक्टर है उसमें चेंज हो रहा है कहाँ से, मैक्सिमा से मिनिमा, और कितना टाइम ले रहा है, 5 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है, 5 मिली सेकेंड, व्हेन कनेक्ट टू एन एसी सोर्स, ठीक है, कनेक्ट टू एसी सोर्स। उसके बाद पूछा गया था फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज, क्या होगा। ठीक ठाक क्वेश्चन है, बताइए फटाफट से बताइए। सभी के लिए वैकेंसी है एमपी सब इंजीनियर में, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सारी जो है आपका
राजस्थान वाले यार अभी तो शायद नहीं भर सकते हैं जब तक है ना जो कोर्ट कचहरी का मामला है तब तक। अभी एक्चुअली देखिए जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें तो लिखा हुआ है कि जो बाहर के लोग हैं उनको अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि रोजगार नंबर कहाँ से लग के आएगा, है ना। तो अभी देखिए क्या होता है, लोगों ने केस फाइल कर दिया है, लेट्स सी कि क्या होता है ना। जैसे मुझे जहाँ तक लगता है जैसा MPPSC जो यही हुआ था ना, जैसा उसके साथ हुआ था वैसा ही शायद इसमें होगा। चलिए यहाँ पे तो यहाँ पे ज्योति, प्रियंका, नेहा इन्होंने ऑप्शन डी बताया है, अनुज और तो यहाँ पे ऑप्शन डी बोले तो 200 हर्ट्ज है ना, जो कि एकदम मुझे लग रहा है गलत लग रहा है शायद। तो यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखो, ये रही हमारी साइन वेव, ओके। और यहाँ पे जो साइन वेव है इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि जब हमारी जो फील्ड एनर्जी इंडक्टर में चेंज हो रही कहाँ से, मैक्सिमा से मिनिमा। तो ये वाला पॉइंट देखो, ये क्या है आपका मिनिमा, और ये वाला पॉइंट क्या है मैक्सिमा, और अगेन ये वाला क्या है हमारा मिनिमा, ओके ये पॉइंट है। सो लेट इट बी, यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा टाइम पीरियड है ये क्या है हमारा टी टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अगर ये पूरा टाइम पीरियड टी है तो इस जो हाफ साइकिल है इसका क्या हो जाएगा, हाफ का T/2 हो गया, और हाफ का अगर T/2 है तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, यानी कि 0 से π/2 का कितना हो जाएगा, ये वाला टाइम पीरियड। सो ये नथिंग बट कितना होगा T/4, और ये भी कितना होगा सेम T/4 ही होगा ना। तो चाहे तो आप देखिए मैक्सिमा से मैक्सिमा की तरफ जाएं या मैक्सिमा से मिनिमा की तरफ आए। यहाँ पे जो आपको टाइम पीरियड लग रहा है वो कितना लग रहा है आपको T/4 है ना, ये वाला टाइम पीरियड जो है आपको देखने को मिल रहा है ना, ये वाला इस दो पॉइंट के बीच का जो टाइम पीरियड है वो कितना है आपका T/4, और जो T/4 टाइम पीरियड है किसके इक्वल दे रखा है T/4, ये आपको दे रखा है यहाँ से 5 मिली सेकेंड है ना। तो T की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 मिली सेकेंड। अब T अगर 20 मिली सेकेंड है तो F क्या होता है हमारा 1/T, और इसको रख दीजिए कितना आ जाएगा 20 मिली सेकेंड आपको रटा होना चाहिए 50 हर्ट्ज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए सभी को क्लियर है, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको क्लियर ना हो, एवरीवन सभी को क्लियर है ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर सही भी बताया है, आयुष, श्वेता, मनप्रीत, रितिका, वेरी गुड। हाँ जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया बहुत सही बताया ना, वेरी गुड। आगे बढ़ी यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताइए क्या आंसर होगा। The distribution losses that the utility suffers while transferring power from generating station to the consumer is accounted under the। देखो अगर अंग्रेजी समझ में ना आया हो तो मैं हिंदी में बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो ये कह रहा है कि जो जनरेटिंग स्टेशन है हमारा है ना, ये जनरेटर स्टेशन है, मान लीजिए 11 kV पे जनरेट कर रहे हो आप, और यहाँ से जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन से आप इसको ट्रांसमिट कर रहे हो कहाँ तक, लोड सेंटर। लोड सेंटर यहाँ पे मान लीजिए जो कंज्यूमर है ये कनेक्टेड है आपके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब आपकी जो पावर ट्रांसमिट की जाएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ जो एक्सपेंडिचर्स होंगे, मतलब पैसा है ना, खर्चा होगा, वो आपका यहाँ पे अकाउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ना। तो यहाँ पे जनरेटर से, जनरेटिंग एंड से जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड तक यहाँ पे जो पावर को आप ट्रांसमिट कर रहे हो, इसमें पावर ट्रांसमिट करने पे जो आपके यूटिलिटी है ना, मतलब यहाँ पे जो पैसे का खर्चा आता है, जो एक्सपेंडिचर आता है, उसको आप किस में कंसिडर करोगे, मेंटेनेंस कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट में, या रनिंग कॉस्ट में, या फिर कॉस्ट ऑफ फ्यूल में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए जो पावर है वो क्या है आपकी कंटिन्यूटी है, आपकी कंटिन्यूस पावर सप्लाई हो रही है कहाँ से, जनरेटिंग एंड से कंज्यूमर एंड पे, है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसको किस में लिया जाएगा, जो हमारी रनिंग कॉस्ट है, अंडर द रनिंग कॉस्ट इसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए ऑप्शन वैसे भी आप देख सकते हैं, फ्यूल कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मेंटेनेंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा यहाँ पे, जो रनिंग चार्जेस है इसके अंदर जो यूटिलिटी है उसको कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे वैसे सभी लोगों ने ऑप्शन सही बताया है, और जो कि बिल्कुल सही बताया है ना, आशीष, आरती, हर्षुल, बबीता, अनुज, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका, डेंजर 440 वोल्ट प्लेट्स आर। तो देखिए आपने देखा होगा ना, सो इस तरीके से यहाँ पे ये सिंबल बना रहता है ना, इस तरीके से जो घोस्ट का सिंबल है ये बना हुआ होता है ना, ठीक बनाया क्या सिंबल, इस तरीके से बना होता है ना। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे ना। तो इस तरीके से सिंबल बना रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है 440 वोल्ट है ना, व्हाटएवर है ना। तो देखिए यहाँ पे जो 440 वोल्ट लिखा है इसका क्या मतलब है आपका, नॉट डेंजर, ये क्या है हमारा कॉशन नोटिस होता है ना, कॉशन नोटिस होता है ना कि डेंजर होता है आपका। यहाँ पे कोई भी डेंजर नोटिस में नहीं जाएगा, डेंजर नोटिस नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो यहाँ पे प्लेट लगाई जाती है डेंजर 440 वोल्ट लिख के, ये क्या होता है आपका, नथिंग बट कॉशन नोटिस होता है।
चलिए, लेकिन आप सभी लोग मुझे एडवांस लेवल के लग रहा है ना, तो यहाँ पे सभी लोगों ने एकदम सही ऑप्शन बताया है। ज्योति, बबीता, रितिका, मोनिका, प्रियंका, नेहा, मनप्रीत, सभी लोगों ने एकदम गर्दा उड़ाया है। दैट्स वेरी गुड, है ना। आज लग रहा है आप सभी लोगों का आंसर सही है। तो यहाँ पे देखिए, एज पर IE रूल परमिसिबल वोल्टेज वेरिएशन एट द कंज्यूमर एंड, तो ये मैंने कल भी बताया था ना, क्या हो जाएगा 6% इज द राइट ऑप्शन, है ना। अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग दिमाग खर्च नहीं करेंगे यहाँ पे। इफ द पावर फैक्टर इज हाई देन द कंज्यूमर मैक्सिमम kVA, देखो यहाँ पे मान लो आपका जो पावर फैक्टर है वो क्या है, आपका हाई पावर फैक्टर है, तो जो कंज्यूमर है आपका kVA बोले तो टोटल पावर, तो कंज्यूमर के द्वारा जो टोटल पावर की डिमांड की जाएगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉरी बताइए क्या होगा। बिट फास्ट, तो यहाँ पे सभी लोग है ना धड़ाधड़ तरीके से आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से गाइस देखिए, मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तो यहाँ पे ज्योति, दीपक और प्रियंका इन्होंने ऑप्शन डी बताया है, वर्षा, रितिका, सभी लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा इसका डिक्रीज बता रहे हो, चलिए तो देखते हैं, लेट मी चेक। तो पावर फैक्टर जो है आपका cos फाई, पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, सो पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रियल पावर यानी कि किलोवाट टू द kVA। सो ऑब्वियसली यहाँ से जो पावर फैक्टर है हमारा, पावर फैक्टर क्या होता है 1/kVA होता है ना। सो kVA डिमांड जो है आपकी डिक्रीज होगी अगर पावर फैक्टर है कम होगा, और अगर kVA डिमांड कम होगा तो इसका मतलब जो कॉस्ट है हमारी, कॉस्ट भी सिस्टम की क्या होगी, रिड्यूस होगी, इसको याद रखिएगा। सो ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ो यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंट इंडक्टिव रिएक्टर कंपनसेशन वोल्टेज रेगुलेशन चेंज फ्रॉम, यानी कि जो आपका शंट इंडक्टिव रिएक्टर कंपनसेशन होता है हमारा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कहाँ से कहाँ चेंज होगा। सो आपको देखो पता ही है कि हम जो लोड है, लोड पे डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं, कंपनसेशन करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे मान लो लोड लगा हुआ है आपका, ठीक है। अब लोड पे आपने यहाँ पे क्या किया कि इसको लोड में VS इक्वल टू VR मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कौन सा कंपनसेशन दिया, जो इंडक्टिव कंपनसेशन है ये आपने यहाँ पे दिया, ठीक है, LSH। अब बताइए यहाँ पे इस केस में जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है वो कहाँ से कहाँ चेंज होगा आपका, बताइए बिट फास्ट, फटाफट से बताइए क्या होगा। काफ़ी ठीक क्वेश्चन है आपका, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ ओके ओके सही है। तो यहाँ पे रितिका, आयुष ने ऑप्शन ए बताया है, कुंदन और जयपाल, अजय, प्रियंका, बबीता ऑप्शन ए बता रहे हैं, लैगिंग टू लीडिंग। अच्छा, और जो आपका रितिका ने ऑप्शन ए बताया है यहाँ पे। अच्छा सभी थोड़ा सा डिले हो गया है आरती, उसके बारे में इतना टेंशन मत लो, है ना, आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया उनके लिए मतलब 2 मिनट का मौन व्रत रखना चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन कब से लैगिंग से लीडिंग चेंज होने लगा है ना, वोल्टेज लीडिंग तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा। पावर फैक्टर जरूर चेंज होता है आपका, लैगिंग, लीडिंग या फिर यूनिटी। वोल्टेज रेगुलेशन 3 टाइप के होते हैं, या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। वोल्टेज रेगुलेशन पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। लेकिन ये जो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब लैगिंग से लीडिंग चेंज होना है ना, जस्ट लाइक कि एक बार मैं पढ़ा रहा था तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का यूनिट है, एक मतलब पर्सन था वो रेजिस्टेंस की यूनिट वॉट बता रहा था, है ना, हाउ रेजिस्टेंस की यूनिट वॉट, है ना। तो ये सेम केस आपने यहाँ पे कर दिया। अगर यहाँ पे लिखा होता वोल्टेज रेगुलेशन की जगह पावर फैक्टर लिखा होता तब तो आपका ये आंसर ठीक था, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। सो आपको पता है ये किसका केस है, हमारा फेरांटी इफेक्ट का केस है। और फेरांटी इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा फेरांटी इफेक्ट है, फेरांटी इफेक्ट में जो हमारा VR होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होता है, ग्रेटर देन टू VS होता है ना। तो अब यहाँ पे जब ये केस हमें देखने को मिलता है तो वोल्टेज रेगुलेशन फेरांटी इफेक्ट में कैसे देखने को मिलेगा, आपको नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे टू मेंटेन, यहाँ पे जो लोड है, लोड पे VS इक्वल टू VR मेंटेन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे शंट रिएक्टर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पावर है इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब यहाँ पे हम ये रिएक्टर लगाते हैं तो हमारी जो पावर है वो कहाँ से कहाँ चेंज होगी। सो अब जो वोल्टेज रेगुलेशन पहले निगेटिव आ रहा था, अब वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ से निगेटिव से क्या किस में चेंज हो जाएगा, आपका पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा विद LSH। तो वोल्टेज रेगुलेशन कहां से कहां चेंज होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। मतलब ये वाला ऑप्शन बता के तो आपने क्या ही बोलूं, है ना, मतलब दिमाग जाने कहाँ रहता है, कांट अंडरस्टैंड। पढ़ते लिखते समय जो दिमाग है उसको यहीं पे रखा करो,
आउट ऑफ एरिया ना जाने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ से क्या होगा दोस्तों, सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन और रिजल्ट इन, जो सीरीज कैपेसिटर कंपनसेशन है उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे पावर सिस्टम पे, बताइए फटाफट से। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी, है ना हार्दिक, कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वर्तिका ने ऑप्शन सी बताया है और जुनैद, फटाफट से इसका बताइए क्या होगा। और तृप्ति ने ऑप्शन बी बताया यहाँ पे, थैंक यू सो मच वर्तिका। और दीपक ने ऑप्शन डी बताया है, ज्योति ने ऑप्शन थर्ड बोले तो इंक्रीज पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी, और तृप्ति ने डी बताया, नेहा ने भी ऑप्शन डी बताया है। चलो देखो गाइज यहाँ पे, तो ये देखो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है ना। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के साथ में आपने यहाँ पे ये इंडक्टर लगा हुआ था, ठीक है। इंडक्टर के साथ में यहाँ पे सीरीज़ में क्या लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, तो यहाँ पे रिएक्टेंस क्या हो गया, माइनस ऑफ जी एक्स, ये ना। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने आपको क्या सिखाया पढ़ाया था कि जो पावर है, पावर क्या होती है, 1/x इक्विवेलेंट होती है, होता है कि नहीं होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए जो पावर है, पावर किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 1/, यहाँ पे सीरीज में लगे तो रिएक्टेंस ऐड हो जाएगा गाइस, तो रिएक्टेंस ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, XL माइनस XC आ गया कि नहीं आ गया, है ना, से यस और नो। अब यहाँ पे जो नेट रिएक्टेंस है हमारा, नेट रिएक्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेट रिएक्टेंस कम हो रहा है मतलब पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। और अगर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका ये मतलब है कि सिस्टम की जो हमारी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी विल आल्सो इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी की डेफिनेशन ही क्या होती है कि आपका जो रिसीविंग एंड है उससे, सॉरी आपका जो सेंडिंग एंड है, रिसीविंग एंड की तरफ मैक्सिमम पावर फ्लो करना वाइल मेंटेनिंग द सिंक्रोनिज्म, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा अगर P हमारा इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी विल आल्सो इंक्रीजेस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि बी और सी। अच्छा बी और सी यहाँ पे मतलब 2 और 3, आई थिंक यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया आपका, 2,3 है ना, बट लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इफ द पावर फैक्टर इज हाई देन द कंज्यूमर मैक्सिमम केवीए, ये आई थिंक ये रिपीट हो गया है, सो डिक्रीज, ये रिपीट हो गया गाइस। ओके सो आज के लिए अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ पावर एंगल इंक्रीजेस देन द स्टेबिलिटी इज। यहाँ पे देखिए जो हमारा पावर एंगल है, पावर एंगल को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, यानी कि पावर एंगल बोले तो डेल्टा, अगर डेल्टा को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। तो जुनैद, बबीता, अभिषेक, श्वेता, थैंक यू सो मच श्वेता, यहाँ पे सभी लोग एकदम धड़ाधड़ तरीके से ऑप्शन कर रहे हैं। चलिए बताइए। तो वर्षा ने ऑप्शन यहाँ पे डी बताया है और श्वेता ने ऑप्शन डी बताया है, मनप्रीत ने भी ऑप्शन डी बताया है। देखिए गाइस क्या होगा यहाँ पे, पावर एंगल जो हमारा इंक्रीज हो रहा है ना, तो पावर एंगल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सभी लोग बताएं फटाफट से क्या होगा, बिट फास्ट। तो यहाँ पे दीपक ने ऑप्शन ए बताया है, रितिका और तृप्ति ने ऑप्शन डी और ए बताया है। इसमें इतना कन्फ्यूज़न क्यों, मतलब मैं देख रहा हूँ सभी लोगों के ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, कोई डिक्रीज कोई इंक्रीज, है ना। और वर्षा ने ऑप्शन ए बताया है। तो देखो यहाँ पे सीधे सीधा हिसाब है आपका पावर एंगल, पावर एंगल बोले तो डेल्टा। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो पी है, पावर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एफ इंटू वी डिवाइडेड बाई एक्स, या फिर इसको वी एस वी आर के फॉर्म में लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी एस वी आर बाय एक्स इंटू साइन डेल्टा। अब देखो एक बार अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन बन गई है ना, एक बार अगर ट्रांसमिशन लाइन बन गई और बाकी सारी चीज़ें आपने कर ली, तो यहाँ पे देखो वी एस वी आर और एक्स ये क्या हो गया हमारे फिक्स हो गए। अब जो हमारा मेन पैरामीटर बचा वो क्या बचा आपका, साइन डेल्टा बचा, है ना, साइन डेल्टा। तो अगर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप डेल्टा का वैल्यू बढ़ाएंगे पी का वैल्यू कम होगा। साइन डेल्टा कितना होता है आपका 90, सॉरी है ना, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो कितना होगा आपका 90। तो जैसे जैसे आप डेल्टा यहाँ पे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो पी है वो क्या हो जाएगा आपका कम होता जाता है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे जो पावर है, पावर क्योंकि यहाँ पे डेल्टा बढ़ाने पे जो आपका पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर क्या होता है हमारा कम होता है आपका। और अगर पावर फैक्टर कम हुआ आपका तो यहाँ पे जो हमारी स्टेबिलिटी है क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी। सो एज सिंपल है ना। तो यहाँ पे इसीलिए जो पावर स्टेबिलिटी कंसीडरेशन की वजह से जो डेल्टा की वैल्यू है ये कभी भी 90 नहीं रखी जाती, कितनी रखी जाती है 30 to 45, इससे ज़्यादा हम जो डेल्टा की वैल्यू इसको इंक्रीज नहीं करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी कंसीडरेशन, ठीक है गाइस। चलिए सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो सभी लोगों ने यहाँ पे
काफ़ी सही ऑप्शन बताया है। तृप्ति, अनुज, इन लोगों ने बिल्कुल सही ऑप्शन बताया है। सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी ना। अब बारी आती है फीडबैक की। कैसा लगा सेशन बताइए फटाफट से। मज़ा आया? मज़ा आया तो फटाफट से सुंदर से प्यारे से कमेंट कीजिएगा यहाँ पे। और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे अभी बता दो, मैं फिर से यहाँ पे जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बताइए फटाफट से। थैंक यू सो मच श्वेता। और जो लोग यार ऑफलाइन देखते हैं ना, मैं देखता हूँ कि आप लोग कभी भी फीडबैक सबमिट नहीं करते हो। गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तो ऐसी भारी मिस्टेक नहीं करने का, तो फीडबैक जो है वो जरूर दीजिएगा। वंस अगेन आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच अजय, थैंक यू सो मच वर्षा, रितिका, थैंक यू सो मच रितिका, थैंक यू सो मच मनप्रीत, थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच तृप्ति, थैंक यू सो मच प्रियंका जी, थैंक यू सो मच मोनिका, थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। चलिए तो कल मिलेंगे अपन लोग इसी टाइम पे शाम के 6 बजे गर्दा उड़ाने के लिए एक नए सेशन के साथ में 6 PM। ओके, तो यहाँ पे जो भी नए लोग हैं वो देख लें कि यहाँ पे जो डेली है क्लासेस वो कितने बजे होती है, 6 PM पे होती है आपकी। ओके चलो मिलते हैं कल। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा।